फलों का गिरना फलदार पौधों और बागों में पाई जाने वाली एक बड़ी समस्या है और इससे फल उत्पादन में काफी कमी तथा फलों की गुणवत्ता पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है। अपने राज्य में आम के बागों में फलों का आकार बढ़ रहा है और इस दौरान फलों का गिरना बागबानों के लिए बड़ी समस्या है। तो इससे बचने के लिए क्या उपाय हैं, बता रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जिला समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार। टिकोले लग चुके हैं। ये टिकोले मटर के दाने के बराबर या इससे बड़े हो गए हैं। इस समय हमारे जो किसान भाई हैं उनको 2-3 चीज़ों की समस्या आ रही है। कहीं कहीं से ये किसान बता रहे हैं कि उनके टिकोले झड़ रहे हैं। तो टिकोले जब झड़ते हैं इसके कई कारण होते हैं, लेकिन इसको रोका जा सकता है। फलों का गिरना। आम के पौधों से फूल एवं फलों का गिरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऐसा ज्ञात हो चुका है कि आम के फल अपने वृद्धि काल में विभिन्न स्टेज में गिरते रहते हैं और यहाँ तक कि 99% फल सेट होने के प्रारंभ के 4 सप्ताह में ही गिर जाते हैं। शेष फल बाद में 0.1% मात्र गिरते हैं और आम के फल परिपक्वता की स्थिति में पहुँच जाता है। फलों के गिरने के कई कारण खोजे जा चुके हैं, जैसे कि परागण की क्रिया में बाधा पड़ना, त्रुटिपूर्ण फूलों का विकास एवं अनियमित सिंचाई, फल के विकास के समय अनुपयुक्त जलवायु तथा कीट एवं व्याधियों के समावेश के अतिरिक्त फलों का गिरना फलों का पूर्ण विकास को प्राप्त न करना भी है। रोकने के लिए करना यह है कि अब जब टिकोले पेड़ पे अच्छे से लग गए हैं तो हमें अब हल्की हल्की सिंचाई जो है प्रारंभ कर देनी चाहिए और मिट्टी को हमेशा जो है भीगा रहना चाहिए। ये पहला उपाय करना है। दूसरा उपाय ये करना है कि एक दवा आती है प्लानोफेक्स, उसकी 1 ml दवा प्रति 3 लीटर पानी में घोल के हमें छिड़काव करना चाहिए और यदि संभव हो तो 10 दिन के बाद एक और छिड़काव कर दें। ऐसा करने से होगा क्या कि हमारे जो फल झड़ने की प्रक्रिया है उसमें बहुत कमी आएगी। दूसरी समस्या ये आ रही है, बहुतेरे किसान जो है ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके जो टिकोले हैं उसमें नीचे जो है कोई कीड़ा छेद कर दे रहा है और छेद कर देने के बाद वो फल सड़ जा रहा है और सड़ के वो गिर जा रहा है। जो है रेड बैंडेड कैटरपिलर करके जो है एक कीट का प्रकोप जो है ये देखा गया कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये कर क्या रहा है कि फल के निचले हिस्से को पंचर कर देता है, फल हमारा सड़ जाता है। तो इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम जो है इमिडाक्लोप्रिड नामक जो दवा है उसकी 1 ml दवा प्रति 2 लीटर पानी में घोल के हम छिड़काव कर दें। यदि हम करते हैं तो कम से कम इस कीड़े से जो है और प्लस बाग को साफ सुथरा रखना है। इसके अलावा वातावरण में आर्द्रता बढ़ने से चूर्णिल आसिता रोग, जिसे पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से भी जाना जाता है, का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसके कारण पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है। साथ ही मंजर और फल भी झड़ने लगते हैं। दिन का तापक्रम जो है 35 डिग्री से कम होगा और वातावरण में नमी होगी, मौसम जो है क्लाउडी होगा, मतलब बादल होंगे। उस स्टेज में जो है पाउडरी मिल्ड्यू, जो उसको चूर्णिल आसिता कहते हैं, इस बीमारी के संभावना बढ़ जाती है और इस बीमारी की वजह से भी जो है हमारे जो हैं ये फल जो है झड़ने लगते हैं। तो इस बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक है हेक्साकोनाजोल नामक जो फफूंदनाशक है उसकी 1 ml दवा प्रति लीटर पानी में घोल के हम छिड़काव कर दें तो हम जो है ये पाउडरी मिल्ड्यू नामक जो बीमारी है उससे निजात पा सकते हैं। इधर हम देख रहे हैं कि बिहार में एक पहली बार एक कीड़े की समस्या जो है बहुत बुरी तरह से हम लोगों को परेशान कर रही है, मीलीबग। यह कीड़ा जो है इसका प्रबंधन का वैसे तो ये उचित समय नहीं है। इस कीड़े के प्रबंधन के लिए आवश्यकता इस बात की है कि नवंबर-दिसंबर माह में हम बाग की हल्की जुताई करके उसमें जो है प्रति पेड़ के हिसाब से 150 से 200 ग्राम जो है क्लोरपायरिफॉस दवा आती है उसको मिट्टी में मिला देना चाहिए और मिला के हमें जो है, और दूसरा काम ये करना है कि 1 फीट चौड़ा जो है पॉलीथीन को जो है पेड़ के जो वो मुख्य तना है उसके चारों तरफ जो है बांध के सुतली से बांध देना चाहिए और उस पर ग्रीस लगा देना चाहिए। ऐसा कर देने से कीड़ा जो है हमारा जो जमीन से निकल के जो है पेड़ पे नहीं चढ़ पाएगा। लेकिन अब वो अवस्था तो बहुत, ये काम तो हम लोग अब अगले साल ही कर सकते हैं। जब कीड़े हमारे चढ़ गए हैं तो ये कर क्या रहा है कि जो हमारे जिसमें फल लगे हुए हैं उसके डंठल से जो है रस चूस ले रहा
है और रस चूस लेने के बाद क्या हो रहा है, टिकोला है वो झड़ जा रहा है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम जो है क्विनोलफॉस नामक जो दवा है या डाइमेथोएट नामक जो दवा है उसकी जो है 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल के हम छिड़काव कर दें तो हमें जो है इस कीड़े से निजात मिल सकती है। चलिए रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। जीवन को बचाए रखने के लिए जल का संरक्षण करना अति आवश्यक है। भविष्य में जल उपलब्धता पर पड़ते दबाव के चलते हमें जल संरक्षण एवं अपशिष्ट जल के पुनः प्रयोग हेतु कुछ उपयोग करने होंगे। नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिकों ने दूषित जल को मामूली खर्च कर इसे पुनः प्रयोग में लाने की तकनीक विकसित की है, जिससे पानी की बर्बादी को काफी हद तक बचाया जा सकता है। और इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर आशुतोष। जल है जीवन का मूल्य, इसकी बर्बादी की ना करना भूल। जल बचाओ, जीवन में खुशहाली लाओ। जल का नहीं है कोई मोल, इसका एक एक कतरा है अनमोल। ऐसे नारे हमें हर जगह देखने को मिल जाते हैं, मगर कभी जल बचाने का प्रयास किया क्या? बिल्कुल नहीं। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जल ही जीवन है, फिर भी इस जल को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। ईश्वर ने जल जैसी अमूल्य चीज हम सबके लिए बनाई है, जिसके सिवा जीवन जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस अमूल्य चीज को बचाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 2-3 तरह के कार्य जल संरक्षण के लिए, वाटर प्यूरिफिकेशन यानी कि पानी की सफाई के बाद उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, उस दिशा में कार्यरत हैं। दूसरा पार्ट हमारा है कि पानी की बचत कैसे की जाए। इस क्षेत्र की अगर हम बात करें, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे अभी पानी उपलब्ध है, तो इसलिए लोगों में जागरूकता की कमी है। जबकि अगर आप राजस्थान जाएं, गुजरात जाएं, मध्य प्रदेश जाएं, उन लोगों में पानी की कदर है। वो लोग क्योंकि पानी को इस्तेमाल करना जानते हैं, तो हमें भी उसी राह पे चलना पड़ेगा। तो इसलिए पानी का दोहन बहुत सोच समझ के करना चाहिए, उसको व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, और यदि हो सके तो पानी की रिसाइकलिंग करके उसको जगह जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कुछ लोगों में ये चीज़ हो सकती है कि हम जानवरों को गंदा पानी क्यों पिलाएं। मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि ये गंदा नहीं है, ये टोंटी के या ट्यूबवेल के पानी की तरह बिल्कुल साफ हो जाता है, बैक्टीरिया रहित हो जाता है, बीमारी रहित हो जाता है। तो एक एस्पेक्ट तो हम ये कवर कर रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अपने आप ही जल का संरक्षण, उसका व्यर्थ बहना कैसे रोका जाए। अगर ½ इंच, आधे इंच की टोंटी जो अमूमन घरों में होती है, पशुशालाओं में होती है, अगर उसको हम खुला छोड़ दें और 16 घंटे तक खुला छोड़ दें, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसमें 28,800 लीटर पानी जो है वो व्यर्थ बहता जाएगा। तो इसी विषय में हमने कुछ अध्ययन किए हैं। यानी कि 1 इंच का पाइप अमूमन किसान भाई हमारे इस्तेमाल करते हैं फर्श धोने के लिए। तो अगर उस होज पाइप को हम देखें और 10 बाय 10 फुट का एक फर्श का टुकड़ा अगर धोना है, तो उसमें तकरीबन 250 लीटर पानी जो है वो खर्च हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमने एक मशीन जो है वो भी बनाई है, और उसको फार्मर जो है अपने घर पे ही बना सकते हैं, क्योंकि उसमें प्लम्बिंग का सामान है, पानी की पाइप है, और जो खेत में स्प्रे करने के लिए जेट होता है केवल उसका इस्तेमाल किया है। इसमें अगर हम 1 इंच की होज पाइप को इस्तेमाल करते हैं तो 10 बाय 10 फुट के एरिया में 250 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। और जब हमने इससे अध्ययन करके देखा तो 10 बाय 10 फुट के एरिया में केवल मात्र 50 लीटर पानी जो है वो इस्तेमाल होता है। अब जानते हैं मशीन के बारे में जानकारी। इसमें ये 2 पाइप हैं जो कि एक पानी की पाइप से कनेक्टेड है, दूसरा पाइप हम प्रेशर के पाइप से कनेक्ट कर सकते हैं, और इनका फ्लो जो है, बहाव है, वो हम इन रेगुलेटर की मदद से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये नोजल्स हैं जहाँ से पानी निकलता है। पानी के साथ साथ हम फर्श पे इनको यूज़ करते हैं कि जैसे पाइप यहाँ पे लगी हुई है, इसको हम जैसे ही मूव करते हैं, ये देखिए आप, इन नोजल से पानी निकल रहा है, और इसको हम साथ के साथ कहीं पर भी ले जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। कम समय में सफाई अच्छे से हो सकती है और दवाई का छिड़काव भी हो सकता है। मेरा किसानों को मैसेज ये है कि बाकी चीज़ें सब बेकार हो जाएंगी, अगर जल नहीं रहा तो कल नहीं रहेगा। जीवन को बचाए रखने के लिए जल का संरक्षण करना अति आवश्यक है। भविष्य में जल उपलब्धता पर बढ़ते दबाव के चलते हमें जल संरक्षण एवं अपशिष्ट जल के पुनः प्रयोग हेतु कुछ उपाय करने होंगे।
इस बार न्यूज 18 अन्नदाता की टीम पहुंची है करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में, जहां पर कृषि वैज्ञानिक ने कुछ ऐसा किया है जिससे खराब जल को सुधार कर इसका फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो भी बहुत कम खर्चे में। गंदे पानी को, जो पशुशाला का गंदा पानी है, उसको साफ कैसे किया जाए। तो इस सफाई के कार्य में हम दो चीज़ें जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 फिटकरी, और इस फिटकरी को कूट करके आप इस प्रकार से रख लीजिए, और बारीक पाउडर हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ है एक्टिवेटेड चारकोल, या किसान भाई जो हैं अगर वो चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हे की राख जो है वो भी इसी तरीके का कार्य करती है। एनडीआरआई करनाल के पशु शरीर क्रिया विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष के मुताबिक अपशिष्ट जल को पुनः प्रयोग में लाने से हम काफी हद तक स्वच्छ जल संसाधनों को बचाकर उन्हें भविष्य में उपयोग हेतु सुरक्षित रख सकते हैं। ये हमारा पशुशाला का गंदा पानी है, आप देखिए कितना गंदा पानी है ये। इस पानी को साफ करने के लिए इसमें मैंने जो बताया था फिटकरी का पाउडर वो मिलाया जाता है। तो हमने ये फिटकरी का पाउडर मिला करके रखा इसको, तो इसमें देखिए जिस प्रकार से दूध फटता है, इस प्रकार से जो भी गंदगी थी इसमें पानी में वो फट करके नीचे सेटल हो गई है। जब ये सेटल हो गई 1-1.5 घंटे बाद, तो उसके बाद हमने ये चारकोल, जो काला पाउडर मैंने दिखाया था, उसको फिर इसमें घोल दिया। घोलने के बाद इस पानी में ये सेटल हो गया, नीचे जो है नीचे बैठ गया है। अब ये ऊपर का पानी जो है कम से कम 8 या 10 घंटे तक नितरता रहेगा और वो नीचे बैठता रहेगा, और सेटल होने के बाद ऊपर का पानी नितार करके आप इस प्रकार से इसको रख सकते हैं। अब ये जो जल है ये बिल्कुल शुद्ध है। फिर इसका कपड़ छान कर सकते हैं आप। कपड़े से छानने के बाद ये पानी बिल्कुल ट्यूबवेल के पानी की तरह, जिस तरह टोंटी का पानी आपके घरों में आता है, उसी प्रकार का पानी जो है ये मिलेगा आपको, बिल्कुल साफ़ सुथरा, और इसके नीचे कोई भी कण या कोई भी चीज़ जो है इसके नीचे नहीं है। अब बात आती है कि साहब इसमें बीमारियां और इस टाइप के रोग जनित बैक्टीरिया तो नहीं है, तो इसके लिए उसमें 1% का घोल सोडियम हाइपोक्लोराइट नाम से बाजार में मिलता है, 0.25 ml 1 लीटर पानी में डालना, जिससे वो जीवाणु रहित हो जाएगा। यह टेक्निक उन किसानों के लिए फायदेमंद होगी जहां गर्मी के मौसम में पानी की बहुत किल्लत होती है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में गरज वाले बादल बनने की संभावना है तथा इसके प्रभाव से अगले 24 से 72 घंटे के अंदर हल्की वर्षा अनेक स्थानों पर होने की संभावना है। इसका प्रभाव बिहार के उत्तर पश्चिम जिलों तथा तराई के क्षेत्रों में अधिक होने का अनुमान है। हालांकि मैदानी भागों के जिलों में भी इस मौसमी सिस्टम का असर देखा जा सकता है। कृषक भाइयों को सलाह दी जाती है कि पूर्वानुमान की अवधि में हल्की वर्षा की संभावना को देखते हुए कृषि कार्यों में सतर्कता बरतें। फसलों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। इस अवधि में शुष्क मौसम एवं मुख्यतः पछिया हवा रहने के कारण खड़ी फसलों जैसे पिशाच, रबी मक्का, बसंतकालीन मक्का, ईख, सूर्यमुखी, प्याज एवं गर्मा सब्जियों जैसे कि भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी और खीरा तथा चारा की फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई शाम के समय में करें। ये ध्यान रखें कि सिंचाई करते समय हवा की गति कम हो। रबी फसल की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई कर खेत को खुला छोड़ दें ताकि सूर्य की तेज धूप मिट्टी में छिपे कीट के अंडे, प्यूपा, रोग के जीवाणु एवं खरपतवार के बीजों को नष्ट कर दे। हल्दी एवं अदरक की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करें। ओल की रोपाई करें। खरीफ धान की नर्सरी के लिए खेत की तैयारी करें। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद का व्यवहार करें। मूंग एवं उड़द में कीट एवं रोग व्याधि की नियमित रूप से निगरानी करें। इन फसलों में सफेद मक्खी के द्वारा प्रसारित होने वाला एक पीला मोजैक विषाणु रोग फैलता है। उपचार हेतु रोग ग्रसित पौधों को शुरू में ही उखाड़कर नष्ट कर दें
तथा इमिडाक्लोरोप्रीड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। लतर वाली सब्जियों जैसे कि नेनुआ, करेला, लौकी और खीरा फसलों में फल मक्खी कीट की निगरानी करें। इन फसलों को क्षति पहुंचाने वाला ये प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ, 2 लीटर मेलाथियान, 50 ईसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। आम एवं लीची के बगीचों में नमी बनाए रखें। इसके लिए सिंचाई की व्यवस्था करें। फलदार वृक्षों के नए बाग लगाने के लिए अनुशंसित दूरी पर 1 मीटर व्यास के 1 मीटर गहरे गड्ढे बनाकर छोड़ दें। झारखंड के किसानों के लिए मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। अगले 5 दिनों में दिन का तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। ऐसे मौसम में विभिन्न पालतू जानवरों को धूप गर्मी से बचाकर रखें तथा जानवर के घर की खिड़कियों को दिन में जूट के बोरे से ढक दें तथा इन बोरों को पानी से भिगोते रहें, जिससे ठंडी हवा का प्रवेश अंदर हो सके तथा जानवरों को राहत मिल सके। साथ ही साथ पशुओं को स्वच्छ एवं पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी दें एवं पानी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिला दें। समय से रोपी गई फसल इस समय दाना भरने की अवस्था में है एवं इस समय फसल में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। अतः किसान भाई खेतों में जल जमाव बनाए रखने के लिए मेढ़ को दुरुस्त रखें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम फतेहपुर, जिला बांका के राजवीर सिंह ने। आपने फव्वारा सिंचाई पद्धति के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम आप लोगों को स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के विषय में बताना चाहेंगे। दिस इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ इरिगेशन सिस्टम। इसको स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को हिंदी में हम फव्वारा सिंचाई भी बोलते हैं। इस सिंचाई में क्या करते हैं, वाटर का जो स्प्रे होता है वो एयर में होता है और यही वाटर ग्राउंड लेवल पे, भूमि सतह पे आर्टिफिशियल रेन के रूप में गिरता है। जिस खेत में सिंचाई की जानी हो उसमें फव्वारा सेट को निश्चित दूरी पर लगा दिया जाता है एवं विद्युत अथवा डीजल पंप सेट से जोड़ दिया जाता है। सिंचाई जल पाइपों के माध्यम से नोजलों के द्वारा फसल पर वर्षा के रूप में गिरता है। नोजल दबाव के कारण घूम घूम कर सिंचाई करते हैं। इस विधि से सिंचाई करने से 30 से 40% जल की बचत होती है। अब बात आती है कि इसे हम कहाँ यूज करते हैं इस इरिगेशन सिस्टम का। तो जनरली हम इस इरिगेशन सिस्टम का वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ वाटर की बहुत कमी है। अब बात आती है कि फसल की, तो हम जनरली जूट और राइस को छोड़ करके बाकी सभी फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका एडवांटेज, इसके ढेर सारे एडवांटेज हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इस सिस्टम से हम फर्टिगेशन भी कर सकते हैं। इससे 40 to 70% पानी की बचत होती है। इसमें लैंड लेवलिंग की जरूरत नहीं है। लेबर भी कम लगता है। इस सिस्टम से फसल में कीड़े मकोड़े और बीमारियां बहुत कम लगती है। धूप गर्मी से भी इसको बचाया जा सकता है। फसलों को बचाया जा सकता है इस सिस्टम से। 0.4 हेक्टेयर के लिए मिनी स्प्रिंकलर की जो लागत है वो है 48,000, जबकि हमारी सरकार इस पे 75% सब्सिडी देती है। तो इस तरह से हमारे किसान भाइयों को सिर्फ 12,000 की लागत ही लगेगी इस सिस्टम को खरीदने के लिए। किसान भाइयों कम से कम लागत में अधिक से अधिक फसल उपजा सकते हैं इस सिस्टम से और अधिक से अधिक वाटर सेविंग कर सकते हैं।